हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता ही है कि ये टॉप 25 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और ये कैसे लिए जा रहे हैं। तो जो एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं रेलवे, एसएससी, यूपीपी में, तो वो सारे क्वेश्चन का मिक्सअप आपको करवा दिया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करिए। और ये है प्रैक्टिस सेट 8। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए और कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताया करिए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो आपको कमेंट करके बताना रहता है कि उसका आंसर क्या करेक्ट होगा। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बताइए। इसका क्वेश्चन आपको कल करवाया भी गया था। जिसको जिसको याद है वो जल्दी से बताएं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बीटा कोशिका से। ठीक है, बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धूल कण। ठीक है, प्रकाश का जो विसरण होता है वायुमंडल में वो धूल कणों की उपस्थिति में होता है, धूल कण की वजह से ही होता है। ओके, चलिए चलते हैं। अब कल का जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार देख लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने पूछा था डायबिटीज़ मेल्टिस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? डायबिटीज़ मेल्टिस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको दिया था। तो इसका आंसर करेक्ट था ऑप्शन डी, यानी कि इंसुलिन। ओके, इंसुलिन था। हमने इसको क्यों लिया है? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसी में से था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, मधुसूदनी अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। कहाँ से होता है? तो बीटा कोशिका से होता है। और बीटा कोशिका किसकी? तो अग्नाशय यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं, उसके अंतःस्रावी भाग से। ठीक है, अंतःस्रावी भाग यानी कि लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। तो देखिए कितने अंदर डीप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो डीप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं से। किस कोशिका से? बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, और ये किस टाइप का हार्मोन है? तो ये एक जंतु हार्मोन है और पेप्टाइड हार्मोन भी है। इसे पेप्टाइड हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कई अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। और यह क्या कार्य होता है इसका? तो यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्लियर हो गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी? ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए। भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है, इक्वेटर है, आपका भूमध्य रेखा है। इससे अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वायुदाब पे क्या फर्क, अरे गुरुत्वीय त्वरण के मान पे क्या फर्क पड़ेगा आपको बताना है। गुरुत्वीय त्वरण के मान पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो ऊपर फेंकने पे क्या होगा, वो उस पर और ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण लगने लगेगा और वो वस्तु और जल्दी से नीचे आएगी। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। इसीलिए जब हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो खटाक से नीचे आ जाती है। ठीक, तो इसका आंसर यही होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है और पृथ्वी चपटी होने के कारण ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जी के मान में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़िए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि कैपलर ने। कैपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। आइए इसको समझ लेते हैं। इसका देखिए डायग्राम क्या होता है, सन है
और प्लैनेट जो होते हैं वो ऑर्बिटल पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, इसी से इन्होंने नियम दिया था। एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए, केपलर ने जो ग्रह गति के नियम दिए हैं वो कितने नियम दिए हैं, तो इन्होंने 3 नियम दिए हैं और तीनों नियम को हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके पहले आप बेस समझ लीजिए कि उन्होंने किस चीज़ को बेस माना था, ठीक है। तो उनका नियम ये इस चीज़ पे आधारित है, उन्होंने क्या बताया कि सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, और सूर्य जो होता है वो इस कक्षा में कहाँ पे होता है, तो नाभिक यानी कि फोकस पे होता है, जैसे कि आप लोग अभी डायग्राम में देखे थे, ठीक है। स्टार्ट करें अब नियम। अब इसका पहला नियम जो है क्या था कि ग्रह को सूर्य से जो जोड़ने वाली रेखा होती है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर टाइम जितना लेगी उसमें पर्टिकुलर एरिया को वो क्या करेगी, कवर करेगी। पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है। यहाँ तक हो गया। दूसरा नियम देखिए कि जो ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का जो वर्ग होता है वो दीर्घ कक्षीय अवधि के घन के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है, ये याद रखिए। आइए नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखिए, आपको अभी दिख नहीं रहा है। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, यानी कि किसी का भी क्यूब होगा, एक क्यूब हो जाएगा, उसके घन की क्या होता है, समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। तीसरा नियम भी कुछ इसी तरह से है, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उस कक्षा की अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। इसकी खोज किसने की थी तीनों नियम की, तो ये की थी केपलर ने। और कैसे की थी केपलर ने, इसी के आधार पर क्या करते हैं, सौरमंडल के ग्रहों की गति के लिए वह इनका उपयोग करते थे, ठीक है ना। सौरमंडल की जो ग्रहों की गति होती थी उसके लिए वह इसी का उपयोग करते थे। और वास्तव में यह नियम किसी भी 2 आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करते हैं जो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो ये नियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केपलर के ग्रहों की गति का नियम। ओके। अगर यही नियम ना होता तो फिर ग्रहों की जो गति है उसको हम लोग पता नहीं कर सकते थे। तो इनका रोल जो है सौरमंडल में ग्रहों की गति भी बहुत ही ज़्यादा है। ओके। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन 6 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 6 को पढ़िए। क्या है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे कार्य करती है या किस सिद्धांत पे आधारित है। आपको ये रडार का डायग्राम दिख रहा है, आप बताइए जल्दी से कि रडार किस सिद्धांत पे आधारित होती है उसकी कार्य प्रणाली। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेडियो तरंगों का अपवर्तन। ओके, रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसको ज़रूरत होती है एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर, मैग्नेट्रॉन, डिस्प्ले आदि उपकरणों की इसको आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है, मैग्नेट्रॉन से रेडियो तरंगों को छोड़ा जाता है और एंटीना की सहायता से इन तरंगों को फैलाया जाता है। जब ये आगे देखिए रेडियो तरंगे किसी वस्तु से टकरा करके वापस रडार तक पहुंचती हैं तो इन्हें एंटीना के द्वारा ग्रहण भी किया जाता है। तो इन तरंगों को रिसीव करके उससे प्राप्त जानकारी को स्क्रीन पे दिखाया जाता है। वह वस्तु कितनी दिशा में, किस दिशा में और कितनी दूरी पर किस गति से चल रही है, इन सब टारगेट का पता लगाया जाता है रडार की मदद से। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो रडार जो है वो किस पे कार्य करती है, तो रडार रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस किस प्रकार का रोग है ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। जैसे कि आपको डायग्राम में आप दिख ही रहा होगा, तो किस टाइप का रोग है ये, लीवर से संबंधित यानी कि जिगर का रोग है, ठीक है, जिगर का रोग है ये। ओके, तो चलिए अब देखिए, अब आपको डिस्कस कर देते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओवरऑल जो हेपेटाइटिस होता है ना वो कई तरह से होते हैं। हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो सी है वो मोस्टली संबंधित है जिगर से, यानी कि लीवर से सबसे ज़्यादा संबंधित है। इसमें क्या होता है कि यह वायरस जो होता है वो रक्त के द्वारा फैलता है, रक्त से संपर्क में फैलता है। और शुरुआत में क्या होता है कि इसके कोई भी लक्षण नहीं होते, बहुत कम लक्षण होते हैं और 85 की यकृत में यह वायरस रह भी जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो होता है जो जिगर में वायरस का संक्रमण, जिससे कि जिगर पे क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। जिगर यानी कि लीवर पे, ठीक है ना, लीवर पे क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, देखिए आपको मैंने ढेर सारी इमेज में दे दिया है आयोडीन रिच फूड के बारे में। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये सारे हैं आयोडीन रिच फूड। अब पहले इसमें से बताइए 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि शैवाल, ठीक है। नील हरे शैवाल जो होते हैं वो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है जो शारीरिक वृद्धि विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मानव शरीर में 60% जो होता है वो आयोडीन थायराइड ग्रंथि में संग्रहित होता है। और थायराइड ग्रंथि हमने आपको कहाँ पे बताया था, थायराइड ग्रंथि मनुष्य के कहाँ पे होती है, गले में पाई जाती है, ठीक है। और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी मानी गई है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्रंथि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर से याद रखिए। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है।
तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। 4 ऑप्शन पढ़िए, बताइए गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कब कम हो जाएगी? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम रह जाती है। ठीक है, यदि पकने की अवधि के दौरान उसमें क्या हो जाए, पाला पड़ जाए तो। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? जो नींबू में खटास होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिट्रिक अम्ल की वजह से नींबू में खटास होता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल की वजह से नींबू में खटास होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। नींबू का जो फूल होता है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला टार्ट युक्त पदार्थ है। कैसा है? टार्ट युक्त पदार्थ है। ओके, जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और आप लोगों को जो डायग्राम में इमेज दिखाई जा रही थी वो क्या था? टार्ट्रिक एसिड भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। वो नींबू से बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? तो दरदरा टाइप का जो होता है ना, फलों के रस से निकाल करके सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित किया जाता है, जिसका विटामिन सी भरपूर खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में स्वाद प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और उसे हम लोग संग्रह करके भी रख लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवे की त्वचा मोटी हो जाने का क्या कारण होता है? जैसे कि जो अधिक श्रम करते हैं मजदूर वगैरह लोग, तो उनकी जो हथेलियाँ होती हैं और तलवे की जो त्वचा होती है वो मोटी हो जाती है। तो उसका क्या कारण होता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि मोटा अवत्वक। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंखों से दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। आंखों से दिखाई देने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चार वेस्टा। ठीक है, चार वेस्टा इस तरह का दिखता है। अगर चार वेस्टा आपको कहीं कहीं पे नहीं मिलता है तो आपको वेस्टा ऑप्शन होगा। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो वेस्टा ही करेक्ट है। ठीक है ना, तो वेस्टा से आप लोग सर्च करोगे तो वेस्टा से आप लोगों को ये डायग्राम दिख जाएगा, इमेज दिख जाएगी और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने आ जाएगा। आंखों से दिखाई देने वाला जो क्षुद्र ग्रह होता है वो क्या होता है? वेस्टा होता है। ओके ओके, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन है, वेस्टा क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दूसरा सबसे बड़ा शरीर है जो केवल सेरस द्वारा पार किया जाता है। इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्षुद्र ग्रह बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आकाश में सबसे तेज क्षुद्र ग्रह वेस्टा कभी कभी नग्न आंखों से पृथ्वी से दिखाई देता है। ओके, यही चीज़ था कि नग्न आंखों से क्या होता है? पृथ्वी से दिखाई देता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 13 को पढ़िए। जब किसी वस्तु को, पहले तो आपको ये बता दें कि इस डायग्राम पे मत ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम इस क्वेश्चन का नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? जब किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो वह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खो देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खो देगा। कैसे खो देगा? अगर किसी वस्तु पे आप धनावेश कर रहे हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज बार बार दे रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज देने से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज तो कम होगा ना, तो नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन को खोता जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 14 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 14 को पढ़िए। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? आपको ये बताना है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? अभी हम आपको बता चुके हैं। आज की PDF में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसको आप लोग मैनेज करिए, कल से आपका एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? देखिए, ये पृथ्वी है और यहाँ पे इसकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपको हमने अभी बताया है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो बढ़ता है। जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आपके इंडिया का ही है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है ये आपको बताना है। ये इसका लोगो है। ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का ये कहाँ पे है? तो ये है गुड़गांव में स्थित। कहाँ पे स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था या किस लिए मिला था, ये पूछा गया है। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वजह से मिला था? क्या करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी उन्होंने। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, इस वजह से आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके ओके, तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है?
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के वैज्ञानिक है, तो ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं। इनका कौन कौन सा सिद्धांत फेमस है, तो इनका है सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी कि E=mc²। ये सारा सिद्धांत जो है इनका फेमस है काफ़ी ज़्यादा। और इनको जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किस चीज़ के लिए, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे तो छड़ कैसी हो जाएगी, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उदाहरण के तौर पर जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं टुकड़े से, तो छड़ के जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम के टुकड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिस कारण से कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का टुकड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। क्लियर हुआ। इस प्रक्रिया में न तो कुछ आवेश उत्पन्न होता है और न ही आवेश नष्ट होता है, ये आवेशों का स्थानांतरण होता है। और यह आवेश जो होता है संरक्षण नियम को भी सिद्ध करता है। किसको सिद्ध करेगा, आवेश संरक्षण नियम को सिद्ध हो गया था। तो इसका आंसर क्या था, धनावेशित हो जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि क्या करेक्ट होगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार की तरंगे, तो पराश्रव्य तरंगे को उत्पन्न करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका देखिए, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं, इनको अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। ओके, तो क्वेश्चन 20 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 20 को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन 20, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है। हवाई जहाज से जब यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि वायु दाब में कमी के कारण। क्लियर हो गया, वायु दाब में कमी होने के कारण पेन से क्या निकलने लगती है, स्याही निकलने लगती है। क्लियर। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। जब गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाएगा यानी कि प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका जो मास है वो स्थिर रहेगा, यानी कि उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। जब हम पात्र में दबाव बढ़ाएंगे यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। क्लियर हो गया। क्यों स्थिर रहेगा, क्योंकि दबाव बढ़ाने से उसके द्रव्यमान पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर ताप पूछा होता, कुछ और पूछा होता तो वो सब हम बता सकते थे, है ना। द्रव्यमान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान तो स्थिर ही रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, दूध से जो क्रीम अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व क्या होगा। दूध से अगर हम क्रीम को अलग करेंगे तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बताइए। दूध से क्रीम को अलग करने पे दूध का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पे उसका घनत्व बढ़ जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु ऊतक या कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान। क्लियर। तो ऊतक संवर्धन क्या है, काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए, इसका पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान, यही ऊतक संवर्धन का सही वर्णन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भौतिक तुला कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है भौतिक तुला, बताइए। ये तो आप लोग सभी ने देखा होगा, भौतिक तुला किस सिद्धांत पे कार्य करता है। 11th 12th के फिजिक्स प्रैक्टिकल में ये सब करवाया जाता है, प्रैक्टिकल भी आप लोगों को इसका। तो भौतिक तुला कार्य करता है समांतर बल के नियम पर। किस पे कार्य करता है, समांतर बल के नियम पर। इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, ठीक है, समांतर बल के नियम पे कार्य करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भौतिक तुला तो समांतर बल के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि रॉकेट हम आपको बता भी चुके हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। आपको डायग्राम भी दिख रहा है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नेफोस्कोप। ओके, नेफोस्कोप जो होता है ऑप्शन सी करेक्ट, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति का वर्णन किया जाता है, और हाइग्रोमीटर से पूछेगा तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से किसका मापन करते हैं, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। ओके,
क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए अब चलते हैं। जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सभी के राइट आंसर थे। आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? तो आप सभी ने आंसर दिया था विषाणु, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, विषाणु। ओके, सभी ने राइट आंसर दिया था। तो चलिए ये रहा आज का सवाल, इसका आंसर अब करके बताइए। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि 25 में से आगे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।